अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 बायोलॉजी का, विच इज़ अबाउट थ्योरी एंड लॉ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजिकल मेथड इन बायोलॉजी के डिफरेंट स्टेप्स देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन के बारे में, हाइपोथेसिस के बारे में, देन वी डिस्कस्ड अबाउट डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे थ्योरी एंड लॉ का, जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अ डिटेल्ड एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, जिसके अंदर एक साइंटिफिक मेथड ऑफ बायोलॉजी के बारे में डिटेल के साथ स्टडी, जिसमें सारा बताया होगा कि एक्चुअली ऑब्जर्वेशन क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स क्या होते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी प्लाज्मोडियम के बारे में, कि वो एक्चुअली ब्लड ऑफ मैन में एंटर कैसे होता है, और उसके बारे में जो भी बायोलॉजिकल मेथड है उसको हम रिसर्च जो है वो सारा डिस्कस करेंगे। थ्योरी क्या हमारे पास होती है, व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट। मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन होती है, देन वी कैरी आउट अ एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या वो हमारे हाइपोथेसिस को करेक्ट साबित कर रहे हैं या नहीं। अगर लेट्स सपोज कि आपके एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव कर दिया कि आपने जो हाइपोथेसिस दिया था, कोई भी आपने हाइपोथेसिस दिया था, वो करेक्ट है, तो साइंटिस्ट इसे क्या करते हैं, फर्दर हाइपोथेसिस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम आगे इसकी एग्जांपल देखेंगे, वो जो मलेरिया वाली वो भी देखेंगे, और हम जो है वो नेक्स्ट जो है ये भी देखेंगे प्लाज्मोडियम वाली भी, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हाइपोथेसिस जब अगर करेक्ट साबित हो जाए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू फर्दर न्यू हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, उनको भी टेस्ट किया जाता है, और अगर वो भी प्रूव हो जाए थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, देन आपका जो पहले वाला हाइपोथेसिस है वो एक थ्योरी बन जाता है। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि जैसे जूनियर टू सीनियर जा रहा होता है ना इंसान, इसी तरह हाइपोथेसिस से वो अपने अच्छे लेवल थ्योरी पे पहुंच जाता है। अब थ्योरी में क्या होता है कि थ्योरी के अंदर एक एविडेंस नहीं होता, बल्कि थ्योरी सपोर्ट की होती है किस चीज़ ने, थ्योरी को एक्सटेंसिव एविडेंस, यानी बहुत से एविडेंस होते हैं, बहुत से सबूत होते हैं जो एक हाइपोथेसिस को साबित कर रहे होते हैं और उस हाइपोथेसिस को थ्योरी बनाने में हेल्प करते हैं। इसको मल्टीपल रिसर्चर्स जो है वो बार बार वैलिडेट करते हैं। यानी एक रिसर्चर ने काम किया, वो बताता है कि हाँ भाई ये हाइपोथेसिस ठीक है, फिर किसी और रिसर्चर ने, ऐसे मुख्तलिफ रिसर्चर्स जो है वो इस पे काम करते हैं और इसकी वैलिडेशन के बारे में चेक करते हैं। और अगर ये वैलिडेशन बिल्कुल दुरुस्त हो, देन ही हाइपोथेसिस आपका थ्योरी की तरफ जाता है। एग्जाम्पल, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की थ्योरी जो कि जो है बताती है कि इंसान जैसे इवोल्व हो रहा है, स्पीशीज जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही होती है। जैसे एक बहुत ही आप सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि जो इंसान है वो बंदरों से उनकी जो है वो एवोल्यूशन हुई है। इस्लाम में तो ऐसे ऐसा नहीं समझा जाता, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस ये चीज़ होती है कि जो मंकीज हैं उनसे ह्यूमंस बने हैं, तो ये भी एक एवोल्यूशन ही कंसीडर किया जाता है। इसी तरह साइंस में जो स्पीशीज है वो टाइम टू टाइम जो वो चेंज हो रही होती है, डिपेंडिंग अपॉन नेचुरल सिलेक्शन। जैसे कि कहा जाता है कि जो जिराफा है, हमारे पास जो जराफे हैं उनकी जो गर्दन है वो लंबी होती है, तो पहले उनकी लंबी नहीं थी, लेकिन उन्होंने दरख्तों से पत्ते खाने थे, इस वजह से उनकी जो गर्दन है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट नेचुरल सिलेक्शन, उनकी जो गर्दन है उसकी जो लेंथ है वो इन हैंड्स होती गई, वो बढ़ती गई। अब साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट थ्योरीज को जो है वो टेस्ट करना जो है वो शुरू कर देते हैं, ताकि कोई ना कोई वे मिल जाए कि उसको डिसप्रूव कर दे, मतलब उसको डिसप्रूव करने की पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है। और अगर बार बार वो प्रूव हो रही हो, वो साबित हो रही हो कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, देन आपकी जो थ्योरी है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है और बन जाती है लॉ या प्रिंसिपल। यानी हमारे पास जो है वो हाइपोथेसिस, उसको टेस्ट किया, उसको प्रूव कर लिया करेक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज थ्योरी। मतलब बार बार डिफरेंट हाइपोथेसिस के थ्रू डिफरेंट एविडेंसेस प्रोवाइड करके, बार बार वैलिडेशन करके अगर वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है, तो वो है थ्योरी। अब थ्योरी में क्या किया जाता है, थ्योरी को पूरी कोशिश की जाती है कि हम इसको डिसप्रूव करें, हम साबित करें कि ये थ्योरी गलत है। अगर थ्योरी गलत साबित हो जाए, देन तो वो लॉ नहीं कहलाती, ठीक है। लेकिन अगर थ्योरी गलत साबित नहीं हो रही, बल्कि ये साबित हो रहा है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है और बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, देन वो कहलाती है लॉ या प्रिंसिपल। लॉ की एग्जांपल में हमारे पास यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर आता है, ठीक है। यानी हमारे पास साइंटिफिक लॉ क्या होता है कि वो बिल्कुल सच है, मतलब उसमें कोई झूठ नहीं है। जैसे हार्डे वेनबर्ग लॉ है, ठीक है, जो कि एक सच को बयान करता है, एक नेचर के फैक्ट को बयान करता है। इसी तरह मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इसने वैसे ना
पीस के ऊपर काम किया था, मटर जिसे हम उर्दू में कहते हैं, उनके ऊपर जो है वो इनहेरिटेंस का काम किया था। और इसने बताया था कितने रिंकल्ड पीस बनते हैं और दूसरे किस तरह के बनते हैं और येलो कलर के किस तरह के होते हैं। ये हम आगे जो है ना चैप्टर्स के अंदर इनको इनहेरिटेंस वाले डिटेल के साथ देखेंगे इन लॉज के बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए आप एग्जांपल यूज कर लें हार्डे-वेनबर्ग लॉ और सेकंड वन इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और थ्योरी के अंदर आपकी एग्जांपल आ जाती है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है लाजमी, और इनकी एग्जांपल्स और विद डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एग्जांपल ऑन बायोलॉजिकल मेथड, मलेरिया। मलेरिया के बारे में जो है वो क्या है कि ये कॉमन डिजीज़ है जो कि बहुत सी कंट्रीज़ में होती है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया। अब जो है वो इसके बारे में जो प्रॉब्लम थी ना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया के बारे में, उन्होंने बायोलॉजिस्ट ने इसको किसके थ्रू सॉल्व किया था, बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया होने की वजह क्या है। अब इसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ली गई। अब मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसमें आप अपनी 5 सेंसेस को यूज कर रहे होते हैं या ऑलरेडी पब्लिश डाटा को देख रहे होते हो। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मलेरिया और मार्शी एरियाज है उनको कोई ना कोई तो रिलेशन है, यानी मलेरिया ग्रो कर रहा है ज़्यादातर मार्शी एरियाज में, लेट्स सपोज। तो इन्होंने कहा कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का कोई ना कोई ताल्लुक है। उसके अलावा इन्होंने फाइंड आउट किया कि क्यूनीन एक ऐसी ड्रग है जो कि मलेरिया फीवर को ट्रीट करने में बहुत इफेक्टिव है, और मार्शी एरियाज के लोग जो है जो कि पानी वहाँ का पीते हैं उनको मलेरिया नहीं हो रहा। फोर्थ वन, इट वाज नोटिस्ड दैट प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड के अंदर है मलेरिया पेशेंट्स के अंदर। और ये किसने साबित किया, ये ऑब्जर्वेशन किसने ली, एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था लेवेनर। 1878 में उसने रिसर्च की काज ऑफ मलेरिया के ऊपर। उसने क्या किया कि मलेरियल पेशेंट लिया, उसका ब्लड सैंपल लिया, देन उसने उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। उसने नोटिस किया कि कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसी टाइप का इस ब्लड के अंदर, और उसने उसका नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का, जो कि दूसरे ब्लड सैंपल्स के अंदर नहीं था जिनको मलेरिया ना हो। उसके बाद हाइपोथेसिस एक दिया गया कि भाई प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, यानी उन्होंने कह दिया कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया फीवर हो रहा है। इससे एक डिडक्शन निकालेगी, जो कि मैंने आपको कहा था इसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं, इफ एंड देन। डिडक्शन क्या थी कि इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, यानी अगर वाकई प्लाज्मोडियम रीजन है एक मलेरिया की, देन जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं, जितने मरीज हैं, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो एक्सपेरिमेंट्स लगाए गए। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर उन्होंने 100 पेशेंट्स लिए, उनका 100 पेशेंट से लिया ब्लड सैंपल, ठीक है। अब इसी तरह उन्होंने जो 100 जो है वो हेल्दी पर्सनस लिए। अब इन्हें ये पता चला कि ज़्यादातर जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम है उनके ब्लड के अंदर। इससे साबित हो गया, रिजल्ट्स प्रूव हो गए कि वाकई ही प्लाज्मोडियम इज़ द रीज़न और इज़ द काज ऑफ मलेरिया। सेकेंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू सॉल्व की गई, इट वाज दैट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, यानी एक दूसरा क्वेश्चन उठाया गया कि प्लाज्मोडियम इंसान के ब्लड में एंटर कैसे होता है। उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये देखा गया कि मलेरिया जो है वो एक तो मार्शी एरियाज में ज़्यादातर हो रहा है, उसके अलावा अगर पानी वहाँ का पिया जा रहा है तो उनको मलेरिया नहीं हो रहा। अब 1883 में एक फिजिशियन है एफीए किंग, उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन निकाली, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये हैं कि वो लोग जो बाहर आउटडोर्स में सोते हैं उनके मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ऐसे लोग जो कि क्या है अंडर फाइन मॉस्किटो नेट्स, यानी ऐसे लोग जो जाली के नीचे सोते हैं, यानी मच्छर की जो जाली यूज़ करते हैं उसके अंदर सोते हैं, उनको क्योंकि मच्छर नहीं काटता तो उनको जो है वो मलेरिया कम होता है। लेकिन ऐसे लोग जो नेट का यूज़ नहीं करते उनके अंदर मलेरिया ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन वहाँ के साइंटिस्ट ने ली। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि ऐसे लोग जो स्मोकी फायर के पास सो रहे हैं उनको मलेरिया नहीं हो रहा। देन हाइपोथेसिस दिया गया कि लगता है कि मॉस्किटोज आर द रीजन टू ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, यानी मॉस्किटो की वजह से प्लाज्मोडियम जब बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, मॉस्किटो की वजह से मलेरिया एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ फैल रहा है। तो इससे रिडक्शन निकालेगी कि अगर वाकई ही मॉस्किटो रीजन है या इन्वॉल्व है मलेरिया को फैलाने में, देन प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटोज के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए।
इसके लिए डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स लगाए गए, देन रिजल्ट इकट्ठा किया गया। रोनाल्ड रोज जो है उन्होंने क्या किया कि एक फीमेल जो है वो जो है मॉस्किटो लिया, एनोफ्लेज मॉस्किटो। उसको उन्होंने कहा कि एक मलेरिया पेशेंट को, मतलब उन्होंने ना मॉस्किटो लिया और उससे जो है बाइट करवाया एक ह्यूमन, ठीक है। एज ए रिजल्ट उसने क्या किया कि उस मॉस्किटो का देन जो है वो लिया, उसको किल कर दिया, और उसने जो है उसको किल करने के बाद उसके आप ब्लड को देख लें या उसको इसके सैंपल को लेके उसने स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप। अब उसने देखा कि इस मॉस्किटो के स्टमक के अंदर मोस्टली प्लाज्मोडियम जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट लगाया गया जिसमें जो मॉस्किटो पहले बाइट करवाया गया था मलेरिया पेशेंट के ऊपर, ठीक है, एक पेशेंट है ए, इसके ऊपर आके एक मॉस्किटो ने अटैक किया। उस मॉस्किटो को दोबारा लिया गया और उसको अलाउ किया गया कि वो दूसरे पेशेंट्स को जो है वो जाके कट करे, बाइट करे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जो हेल्दी पर्सन था उसको भी मलेरिया हो गया, ठीक है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने स्टार्ट में जो है वो ह्यूमंस का यूज नहीं किया था, बल्कि स्पैरो का यूज किया था और कूलेक्स मॉस्किटोज का यूज किया था, ठीक है। और एज ए रिजल्ट उसने साबित किया कि पहले जो स्पैरो थी, जो कि पहले उसने उसको मलेरिया करवाया, ठीक है, और देन उसको मॉस्किटो जो है उसने उसको बाइट किया, देन उस मॉस्किटो को अलाउ किया कि किसी और जो है वो स्पैरो के ऊपर बाइट करे, और एज ए रिजल्ट उस पैरों को भी जो है वो क्या हो गया, मलेरिया हो गया। और ये साबित हो गया कि वाकई ही प्लाज्मोडियम इज द रीजन टू ट्रांसमिट मलेरिया, और इसके जो कैरियर है वो हमारे पास मॉस्किटोज। ये आपको जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे फ्री पीडीएफ फॉर्म में। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।